हेलो एवरीवन, मैं हूं रहनुमा और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूं मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहनुमा में। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ड्यू टू माय हेल्थ इश्यूज दैट इज़ आई कुडंट टेक अ क्लास, बट नाउ स्टिल आई एम फाइन बिफोर देन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक महाजनपद। इससे पहले मैंने आपको लेटर वैदिक कराया था। आज इस टॉपिक में मैं आपको महाजनपद कराऊंगी। महाजनपद अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इनकी कैपिटल से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो मैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। जितनी भी वीडियोस आई हैं मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बताई हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते। इसी तरीके से इस टॉपिक में भी मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं आ सकते। मैंने जितनी भी वीडियोस डाली हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पूरी बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ गाइज, इसमें बहुत मेहनत लगती है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो कम टू द पॉइंट। सो आज हम पढ़ेंगे महाजनपद। महाजनपद का उदय कैसे हुआ, क्या रीजन से। तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ महाजनपद। महाजनपद एंशियंट टाइम के अंदर राज्य या फिर एडमिनिस्ट्रेटेड जो यूनिट होती थी उनको महाजनपद कहते थे। 16 महाजनपद इम्पॉर्टेंट है, उनकी कैपिटल्स पूछता है, उनके कभी कभी किंग के नाम पूछता है। तो हम ये देख लेते हैं कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ, क्या रीजंस थे। किसी भी चीज़ को राइज होने में टाइम लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उसके पीछे रीज़न क्या थे। तो महाजनपदों के पीछे रीज़न क्या थे उदय होने के। इतने बड़े जनपद जो है महाजनपद में कैसे विकसित हो गए। ऐसा थॉट है कि भाई आर्य बाहर से आए, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का पूरा विनाश कर दिया। तो मैं उसी जाति की बात कर रही हूँ, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये एक अलग एस्पेक्ट है। महाजनपद उदय के पीछे क्या रीजन से। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से, यानी कि लगातार आर्य जाति आती गई, उनका विलीनीकरण मर्ज होते गए वो, ठीक है। उससे क्या हुआ, जनपदों का विस्तार हुआ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का विस्तार हुआ, ठीक है। और महाजनपद बन गए, यानी कि जनपद से महाजनपद बने। और महाजनपद क्या होते हैं, स्टेट होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई होती है, यूनिट होती है जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा होता है। तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्य का विस्तार होता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो स्टेट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक। 6th सेंचुरी BC के अंदर विस्तार हो जाता है। एक तो ये चीज़ होती है। वहीं इसके अलावा और भी फैक्टर हैं उदय होने के। एक फैक्टर हो गया आर्य जाति। दूसरा फैक्टर क्या है कि जो ईस्टर्न यूपी है और आपका वेस्टर्न बिहार है, ठीक है। जैसे कि ये यूपी है और इसी के साइड ये बिहार पड़ता है, तो ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार वाला जो रीजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, कांसे का इस्तेमाल होता था, लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। उसी तरीके से यहाँ पर अब बड़े लेवल पे लोहे का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज के कंपैरिजन में आयरन बहुत हार्ड मेटल होता है, ठीक है। उससे अगर इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, लाइक हल वगैरह बनाए जाएंगे, या आर्मी में उनके अस्त्र शस्त्र होंगे लड़ाई करने के, वो काफ़ी मजबूत होंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है आर्थिक परिवर्तन हुए, यानी कि इकोनॉमी थोड़ी चेंज हुई, उसमें धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया। पैसा कैसे आएगा, व्यापार और वाणिज्य, यानी पैसा आएगा तो व्यापार यानी ट्रेड और कमर्शियल दोनों चीज़ों को बल मिला। उदय होने के कारण पहला था आर्य जाति, दूसरा था आप लोहे का प्रयोग होने लगा, तीसरी चीज़ थी आर्थिक परिवर्तन होने लगे। ये रीज़न थे जनपद को महाजनपद में बदलने के, ठीक है। यानी कि एक जिला जो है वो राज्य के रूप में विस्तार लेता जा रहा था और इकोनॉमिक सिस्टम वहीं से चल रहा था, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जैसे ही महाजनपद टॉपिक कंप्लीट होगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी और आप वहां से जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न नोट्स की टेंशन भी आपको खत्म हो जाएगी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग में वृद्धि हुई, ठीक है। अब अस्त्र शस्त्र जो हैं जो वो इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह से क्षत्रिय वर्ग में शक्ति, यानी कि देखो अगर किसी के पास हथियार होंगे, ठीक है, तो वो पावरफुल तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले के कंपैरिजन में लोहे के हथियार बनने लगे और उसकी वजह से क्षत्रिय वर्ग काफ़ी पावरफुल होने लगा। और
अब तक हम देख रहे हैं कि ये जो परिवर्तन हो रहे थे ऋग वैदिक, मैंने आपको वैदिक पढ़ाया है। इसके अंदर पहला जो था, मैंने आपको ऋग वैदिक पढ़ाया है। मैंने आपको पूरा वैदिक टाइम पीरियड पढ़ाया है। 1500 से 1000 BC के बीच में जो है उसको ऋग वैदिक टाइम पीरियड कहते हैं। उसके अंदर क्या था, वैदिक कबीलाई जनजीवन था, यानी कि वो कैसे पशुपालन वगैरह कर रहे थे, ठीक है, ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे। उस जीवन में थोड़ी सी दरार पड़ने लगी, यानी अब उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी बदलने लगी थी। कबीलाई लाइफ स्टाइल नहीं रह गई थी, पशुपालन के अलावा खेती भी करने लगे थे, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि नगरों का निर्माण भी होने लगा। क्षेत्रीय भावनाओं को जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा, धीरे धीरे नगर बनने लगे। अब कंक्लूजन क्या निकलता है इन सारी बातों का? कंक्लूजन यही निकलता है कि जो उत्तर वैदिक काल में जनपद थे, यानी छोटा सा जो क्षेत्र था, वो अब महाजनपदों के रूप में धारण होगा, वो राज्य का रूप धारण कर गए। डिस्ट्रिक्ट होता है वो राज्य के कंपैरिजन में छोटा होता है, यानी कि वो छोटे थे, अब उनका स्वरूप बड़ा होने लगा इन सारी रीजन्स की वजह से। कौन कौन से रीजन्स? एक तो धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ती, जो आर्य लोग थे वो आने लगे, लगातार उनकी जनसंख्या बढ़ी। दूसरी चीज़, लोहे का इस्तेमाल होने लगा, लोहे के हथियारों का इस्तेमाल होने लगा, आर्थिक परिवर्तन होने लगे, ठीक है। और जो वैदिक कबीलाई सोसाइटी थी उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बदलने लगी लोहे के आने से, यानी कि वो अब क्या करने लगी, खेती करने लगी। ये थे महाजनपद उदय होने के कारण। अब हम देख लेते हैं कि महाजनपदों के विशेष बिंदु क्या हैं, ठीक है। महाजनपदों में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, कितने महाजनपद थे, कहाँ से कैसे क्या चीज़ें बन सकती हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूंगी। मे भी पूछ ले क्वेश्चन में कि महाजनपदों के उदय होने के कारण क्या थे, ठीक है। स्टेट लेवल भी पूछ सकता है, ठीक। टोटल महाजनपद कितने उभरे थे? तो 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 ऐसे बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। रेफरेंस कहाँ मिलता है? देखो, इतिहास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ का रेफरेंस होना चाहिए, तभी उस बात में मजबूती होती है। साक्ष्यों के बिना हम कुछ नहीं कह सकते। जो बौद्ध ग्रंथ हैं, अंगुत्तर निकाय, ठीक है, वहाँ से, और महावस्तु, ये दोनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है कि हाँ 16 महाजनपद उदय हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मजबूत, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे, जो मगध है, मगध, कौशल, अवंती, सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। यहीं पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। मौर्य साम्राज्य का पूरा राज्य प्रशासन चला, वही मगध क्षेत्र। 16 महाजनपद के अंदर जो अशमक है, वो एक अकेला ऐसा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में है, यानी कि दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि 16 महाजनपदों में कौन सा एक ऐसा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में है? तो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, वज्जी और मल्ल, ये दो जो हैं ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि 6ठी शताब्दी के अंदर आप देख रहे हैं कि महाजनपदों के अंदर भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आप सभी फेमिलियर होंगे, यानी कि जनता का तंत्र, गण का तंत्र, ठीक है। वज्जी और मल्ल के अलावा जो 14 महाजनपद बचते हैं, उसके अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक का मतलब होता है कि राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है, या जो भी सरदार है, जो भी कबीले का सरदार है, उसके द्वारा शासन चलाया जा रहा था। वज्जी की राजधानी वैशाली है। सो वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य है, विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, यानी कि दुनिया में सबसे पहले अगर गणराज्य जैसी कोई व्यवस्था थी, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य है, ठीक है। वैशाली के अंदर ये लिच्छवी पड़ता है, और इसका गठन जो है 500 ईसा पूर्व में हुआ। 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। 4 शक्तिशाली महाजनपद हैं, मगध, कौशल, वस्त, अवंती। सो मैंने आपको बता दिया कि महाजनपदों में क्या इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, कई बार मैंने देखा है एग्जाम में। 16 महाजनपद के अंदर कौन से ऐसे महाजनपद हैं जिनके अंदर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो आपको याद रखना है वज्जी एंड मल्ल, आप भूले ना। या ये भी पूछा जा सकता है विश्व का प्रथम कौन सा गणराज्य माना जाता है जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो वैशाली का लिच्छवी, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय इस बात का रेफरेंस देता है कि 16 महाजनपद एग्जिस्ट करते थे 6th सेंचुरी BC में। काशी, आज का वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी। मतलब क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेगा काशी की राजधानी क्या थी, तो वाराणसी। और कभी कभी
सारे महाजनपद दे देगा और इनकी राजधानियां मैच करने के लिए दे देगा, ठीक है। और काशी का जो शक्तिशाली राजा था वो था ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त करी थी। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि काशी का राजा कौन था, मैच करने के लिए आ जाएगा तो ब्रह्मदत्त, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट है कौशल, ठीक है। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती या कभी कभी लिखा आता है अयोध्या। तो अब हम देख लेते हैं कि कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 16 महाजनपदों में से एक है। तो इसका राज्य विस्तार देख लेते हैं कि ये उत्तर से पूर्व में कहाँ तक फैला हुआ है और मतलब कहाँ कहाँ तक इसकी सीमा रेखा लगती है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा महाजनपद कितने बड़े हुआ करते थे। तो आपका ये उत्तर में नेपाल, ठीक है, नेपाल से लेके साउथ में, साउथ के अंदर सई नदी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप साउथ इंडिया चले जाएं, इट्स मीन जो इसकी सीमा रेखा है साउथ, जहाँ तक इसकी सीमा रेखा गई है, जो सई नदी है वहाँ तक, और पश्चिम यानी कि वेस्ट गलत लिखा है, पश्चिम है, ठीक है। वेस्ट में आपका पांचाल और पूर्व में गंडक नदी तक है, ठीक है। और अयोध्या का सबसे शक्तिशाली राजा प्रसेनजीत था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। और इसे दानवीरता के लिए याद किया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ये दान देता था। 2 नगर ब्राह्मणों को भी दान में दिए हैं इसने। तीसरा महाजनपद देख लेते हैं अंग। तो इसकी राजधानी पूछी जाती है, तो अंग की राजधानी चंपा है। और ये पड़ता कहाँ है अंग, भागलपुर मुंगेर यानी बिहार वाले रीजन के अंदर है ये। आप अभी इतना याद रखें कि बिंबिसार मगध का राजा था, उसने मगध के अंदर चंपा को, अंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो ये व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ट्रेड और कमर्शियल चीज़ें यहाँ पर बहुत फेमस थी, उसके लिए ये जाना जाता है। बुद्ध का जब टाइम पीरियड था, ठीक है, तो उस समय 6 महानगरों के अंदर इसकी काउंटिंग होती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महानगर है जहाँ से ट्रेड एंड कमर्शियल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मगध। इसकी राजधानी ग्रीब्रिज या राजगृह, इसमें पाटलिपुत्र भी है, लेकिन पाटलिपुत्र राजधानी बाद में बनती है। मगध की राजधानी सिंपली आपको याद रखनी है, राजगृह ग्रीब्रिज थी, पाटलिपुत्र बाद में बनी है। पाटलिपुत्र टिक नहीं करना, अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, पाटलिपुत्र टिक करके आ जाते हैं, तो ग्रीब्रिज या राजगृह टिक करना है। बाद में क्या हुआ था, पाटलिपुत्र चेंज हो गई थी, मैंने पहले ही बता दिया कि पाटलिपुत्र बाद में बनी है, ठीक है। और ये उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वज्जी। वज्जी वेरी इंपॉर्टेंट है। वज्जी वेरी इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वज्जी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली। वैशाली के जो लिच्छवी थे, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र देश यही था। उत्तरी बिहार के अंदर वैशाली पड़ता है। 8 राज्यों का संघ था, यानी कि 8 राज्य टोटल मिला के क्या बनाते थे, वज्जी बनाते थे। और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और लिच्छवी बुद्ध के न्यायी थे, यानी कि जो 8 राज्य उसी के अंदर लिच्छवी भी शामिल थे। सेकंड बौद्ध सभा जो हुई है वैशाली के अंदर ही हुई है, ठीक है, बता चुकी हूँ। लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। त्रिशला कौन थी, महावीर की माँ थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लिंक है चीज़ों का। चेटक की पुत्री कौन थी, कभी कभी छलना होता है, कभी कभी चलना लिखा होता है, तो ये बिंदुसार की सेकंड वाइफ मानी जाती है। बिंदुसार कौन है, अजातशत्रु के फादर जी, यानी कि मैं जब अभी आगे डायनेस्टी कराऊंगी तो मैं आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश की है चीज़ों को ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी रह गए उनको कवर करा दूंगी। एंड जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, टेलीग्राम पर आप सभी को इसकी PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइस प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, एज पॉसिबल एज मैं उसे रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।